अभी देखो, अब जो पार्ट हम कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन लॉ। इस प्रिंसिपल्स में वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्रिंसिपल्स हुआ करता था कस्टम्स। कस्टम्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलो हम प्रिंसिपल्स के कुछ पहले पार्ट्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स के अंदर चार मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स याद रखना। एक याद रखना कस्टम्स। कस्टम्स और उसको हम लोग कस्टमरी लॉ करके भी बोलते हैं, और कस्टमरी लॉ। ओके, सो कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप याद रख सकते हो, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ बोल सकते हैं स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशंस। यस, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना पर्सनल लॉज। ओके, याद रखना पर्सनल लॉज। पर्सनल, ठीक है। चलो एक एक करके एक एक पार्ट समझते हैं। ये कस्टम्स और कस्टमरी लॉ क्या है? सोचो क्या होगा ये कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉ। हम पहला वाला देते हैं, फर्स्ट वन, दैट इज कस्टम और कस्टमरी लॉ। तो कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉ क्या होता है? सोचो क्या होगा कस्टम्स। कस्टम्स आपके जो पुराने जमाने से, देखो हम एंशियंट ह्यूमन बींग्स काफी टाइम से सिविलाइजेशन में डेवलप होते जा रहे हैं, और पुराने जमाने से जो चीजें चले आ रही है दैट बिकम्स अ कस्टम। सो कस्टम इज द मोस्ट एंशियंट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ लॉ, हैज हेल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो यस, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे एंशियंट लॉ है। कस्टम हैज बीन वन ऑफ द एंशियंट लॉ, बहुत ही एंशियंट है। एंड इन द स्टडी ऑफ दिस एंशियंट लॉ shows that primitive society, the lives of the people were regulated by custom। उस जमाने में जब हमारे यहाँ पे कोई एक्ट नहीं हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो लाइफ कैसे चलती थी? उस टाइम की लाइफ कस्टम से ही चलती थी। वहां पे डिसीजंस कस्टम से ही होते थे, and it was felt that a particular way of doing things were more convenient than others because customs हर किसी को एप्लीकेबल था। तो कस्टम्स के हिसाब से चलना लोगों को ज्यादा पसंद आता था कंपेयर टू एनी अदर थिंग। ओके, एंड द सेम थिंग was done again and again and again, और वो gradually customs बनते गए। That's how the ancient law। तो customs में एक तरह से important part आता है, there should be repeated things। there should be repeated things। एक customs को law बनने के लिए it should have some kind of repetition in it। एक repetition चाहिए, ठीक है, बार बार होना। Now customs have played important role in molding the ancient laws। Something like हिंदू लॉ भी customs के थ्रू ही डेवलप हुआ था। हमारे यहाँ पे स्मृतिज एंड श्रुतिज ऐसे करके वेदास वगैरह डेवलप हुए थे, वो भी कस्टमरी लॉ थे। इन कस्टम के लॉ के वजह से हिंदू मैरिज एक्ट में आज भी एक कस्टमरी मैरिज जो सोलोमनाइज होती है उसको वैलिड दी गई है। यहां तक कि पर्सनल लॉज को हमने आज भी इंडिया में वैलिडिटी वैसे ही दी है, एंड वी स्टिल डोंट फॉलो द सिविल कोड्स। ओके, अब ये कस्टम्स के तरीके क्या थे? कस्टम्स जब शुरू हुआ, जब लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, तो इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशंस क्या थे? ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। सो कस्टम्स के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस देखते हैं, दैट इज classifications of customs। classifications of customs। कस्टम्स के क्लासिफिकेशन दो तरह के थे। एक ऐसा कस्टम होता है जो आप फॉलो करो, पर नहीं भी करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कस्टम्स विदाउट सैंक्शन। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन।
और एक ऐसे लेवल ऑफ कस्टम्स है जिसे आपके फॉलो करना ही पड़ेगा. दैट वाज कॉल्ड कस्टम्स विद सैंक्शंस. कस्टम्स विद सैंक्शन. ठीक है, चलो अब इस बात को थोड़ा डिटेल आउट में समझते हैं. तो पहला वाला देते हैं कस्टम्स विदाउट सैंक्शन. कस्टम्स विदाउट सैंक्शन. ठीक है, अब कस्टम विदाउट सैंक्शन होता क्या है? कस्टम विदाउट सैंक्शन विच आर नॉन ऑब्लिगेटरी आर ऑब्जर्व्ड, ओके, ड्यू टू सम काइंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कंपलसरी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये अपने आप में एक नॉन ऑब्लिगेटरी पार्ट है. नॉन ऑब्लिगेटरी. तो दिस इज अ कस्टम जहां पे आपको कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा करना है. बट हाँ, क्योंकि ये समाज में रहते हो और समाज के लोग क्या कहेंगे, ये कई बार आपने से सुना भी होगा. तो ये एक तरह का पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए लोग इसे फॉलो करते हैं. तो इट क्रिएट्स अ पब्लिक प्रेशर. ओके, क्रिएट्स पब्लिक प्रेशर. क्लियर? तो ये अपने आप में ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन यस इट डज क्रिएट अ पब्लिक प्रेशर, इसीलिए कई लोग इस तरह के लॉ को फॉलो भी करते हैं. ठीक है, अब आते हैं कस्टम विदाउट विद सैंक्शंस वाली. कस्टम विच इज हैविंग सैंक्शन. ठीक है, लेट्स सी दैट. कस्टम्स विद सैंक्शंस. ठीक है, तो जिन कस्टम्स पे सैंक्शंस लगते हैं, सैंक्शंस का लगने का मतलब क्या होता है? कस्टम्स दे आर हैविंग सैंक्शंस, दे आर एनफोर्स बाय द स्टेट. ये एक तरह का लॉ का पार्ट भी हो सकता है. तो यस, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दे कैन बी एनफोर्स बाय द स्टेट. बाय, ओके, so such things can be enforced by state itself. Now ये customs जो होते हैं, they are, this can be divided in two classes, the legal custom and the conventional customs. So custom with sanctions के भी two classes होते हैं. Okay, there are two classes. ठीक है, एक तो legal customs and दूसरा conventional customs. Custom. ठीक है, अब याद रखने वाली बात क्या है कि लीगल कस्टम्स क्या होता है और किस तरीके से यूज होता है. तो लेट्स टेक नाउ द लीगल कस्टम. लीगल कस्टम, लीगल कस्टम क्या है? दे ऑपरेट एज अ बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ. ये कानून है. लीगल कस्टम्स, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. दे आर पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड. ओके, सो दैट इज लीगल कस्टम. तो लीगल कस्टम क्या याद रखना? दे आर लॉ ऑफ लैंड. ओके, तो लीगल कस्टम्स आर लॉ ऑफ लैंड. लीगल कस्टम्स को भी आप दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हो, अ लोकल कस्टम एंड अ जनरल कस्टम्स. तो यस, नाउ यू कैन हैव इन लीगल कस्टम टू काइंड्स. टू काइंड. ओके, we can have a local custom and general custom. ठीक है, लोकल कस्टम्स क्या रहते हैं? चलो लेट्स सी दैट नाउ. लेट अस सी दैट. लोकल कस्टम. ओके, लोकल कस्टम्स क्या रहते हैं? लोकल कस्टम्स आर द कस्टम दैट प्रिवेल्स इन डेफिनेट लोकेलिटी. काफी मतलब आप एक अगर एक एरिया में रहते हो, वहां के जो इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस नॉन रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वहां पे जो फंक्शंस होते हैं, वो सब आपके लोकल कस्टम्स है. एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ.
ठीक है, बट दे आर सर्टन सेक्ट ऑफ सर्टन कम्युनिटीज के लिए भी हो सकते हैं, दे कैन बी फॉर सर्टन एरियाज ऑल्सो। तो लोकल कस्टम्स जो है वो इस तरह से होते हैं। व्हाट इज द लोकल कस्टम? दे प्रिवेल इन अ डेफिनेट लोकेलिटी। तो याद रखना इस चीज को। तो दे प्रिवेल इन डेफिनेट लोकेलिटी, इन definite locality. So local customs prevails in the definite locality. एक लोकेलिटी, एक रीजन के अंदर वो प्रिवेल करते हैं, ठीक है, फाइन। अब ये कस्टम्स भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देयर कैन बी टू क्लासेस, क्योंकि लोकेलिटी की बात हो रही है। तो देयर आर टू क्लासेस, ठीक है। व्हाट इज द टू क्लास? एक क्लास है जोग्राफिकल लोकेशंस। आप जिस जोग्राफिकल एरिया में रहते हो वहां के अपने फंक्शंस। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो वहां के फंक्शंस, गुजरात में रहते हो वहां के फंक्शन, दिल्ली साइड रहते हो वहां के, चेन्नई रहते हो वहां के फंक्शंस, कोलकाता रहते हो वहां के फंक्शन। तो एक जोग्राफिकल एरिया के लोकेशंस के हिसाब से फंक्शंस होते हैं। तो देयर कैन बी अ जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स। दूसरा एरिया ऐसा होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल लोकल कस्टम। जिस रिलीजन को आप प्रैक्टिस करते हो, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, उसके अपने कस्टम्स होते हैं, उसके अपने कस्टमरी प्रैक्टिस होते हैं, उसके अपने कस्टमरी यू कैन से फंक्शंस आते हैं, और उसको आप सेलिब्रेट करते हो। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल लोकल कस्टम्स। पर्सनल लोकल कस्टम, ठीक है। तो उसे हम पर्सनल लोकल कस्टम्स होते हैं। अब जो दूसरा तरह का कस्टम था वो था कन्वेंशनल कस्टम्स। तो चलो हम पहले वो देख लेते हैं, कन्वेंशनल कस्टम्स क्या होते हैं। कन्वेंशनल कस्टम्स, ओके। कन्वेंशनल कस्टम्स का मतलब होता है दे आर नोन एज बेस्ड ऑन यूसेज, कितने जमाने से उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो यस, दे आर बेस्ड ऑन यूसेजेस, बेस्ड ऑन यूसेज। तो कितने टाइम से वो यूज किए जा रहे हैं, दैट इज वेयर द बेसिस इज, दैट्स वेयर द कन्वेंशन इज। दीज कस्टम्स दे हैव द बाइंडिंग इफेक्ट ड्यू टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसमें कोई लीगल चीज नहीं। अगर दो रिलीजियस वाले जो लोग आपस में मिलके कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी अपने आप में कन्वेंशनल कस्टम्स है। इसमें कोई लीगल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती ना। कोर्ट किसी भी कन्वेंशनल कस्टम्स को क्यों ट्रीट करेगा एक लीगल की तरह पे? तो उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो लेट्स सी, ओके। कोर्ट recognizes conventional custom, ओके। कोर्ट किसी भी कन्वेंशनल कस्टम्स को कब रिकॉग्नाइज करता है? वेल, इट शुड बी शोन दैट द कन्वेंशन इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, ओके। अगर कन्वेंशन सारे पार्टीज को पता है तो वो कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि फिर पार्टीज ये ना बोल सके कि हमें नहीं पता था। तो कन्वेंशन इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ओके। so that is why the court is recognizing it here. So convention is known to contracting party, okay। तो कन्वेंशन इज वेरी वेल क्लियरली एस्टैब्लिश। आपके घरों में शादियां, आपके आजू बाजू में शादियां होती है, तो एक तरह का कन्वेंशनल फॉलो होता है, वो क्लियरली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में होता है। कन्वेंशन किसी भी लॉ को ऑल्टर नहीं करना चाहिए, तब कोर्ट रिकॉग्नाइज करे। कन्वेंशन नॉट ऑल्टर्स लॉ ऑफ द लैंड, ओके। सो इसके लिए, रिकॉग्निशन के लिए, इट शुड नॉट ऑल्टर लॉ ऑफ लैंड, ऑफ, तो कन्वेंशन किसी भी लॉ को, किसी भी एरिया को ऑल्टरेशन में नहीं डालना चाहिए, तब वो रिकॉग्नाइज होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कन्वेंशन रीजनेबल होना चाहिए। तो शुड बी रीजनेबल,
ओके, शुड बी रीजनेबल। इसी तरह कन्वेंशनल कस्टम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी है इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें समझी है। तो देखो, एक लॉ के हिसाब से किस तरीके से कस्टमरी प्रैक्टिस अपने आप में एक एंशियंट प्रैक्टिस है, ये रिपीटेड थिंग से निकल के इसके क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स विद सैंक्शन। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि ये अपने आप में कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये क्रिएट होता है पब्लिक प्रेशर से, इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं होता। कस्टम विद सैंक्शन में आप पढ़ते हो इट इज एनफोर्स बाय द स्टेट। इसमें भी दो क्लासेस होती है, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम्स। लीगल कस्टम्स में हम ये समझते हैं कि इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड। इसमें भी दो काइंड्स होते हैं, लोकल कस्टम्स एंड जनरल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स मतलब एक डेफिनेट लोकेलिटी में प्रिवेल करता है और जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, इन पर्सनल लोकल कस्टम्स के हिसाब से डिसाइड होता है। कन्वेंशनल कस्टम्स वो यूसेजेस पे बेस्ड करता है। कोर्ट ऐसे कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है बेस्ड ऑन द कन्वेंशन नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इट डज नॉट ऑल्टर द लॉ ऑफ द लैंड एंड इट शुड बी रीजनेबल, बराबर। तो इस बेसिस पे हमारे कस्टम्स रिकॉग्नाइज होते हैं। अब किसी भी कस्टम्स को हम वैलिड कस्टम्स कब बोलेंगे? यस, तो नाउ वी कम टू दैट एरिया, दैट इज रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कस्टम्स। Requisite of वैलिड कस्टम्स। तो किसी भी कस्टम्स को हम वैलिड कस्टम्स कब बोलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखो, किसी भी कस्टम्स को एक वैलिड कस्टम होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस मीट करने होते हैं। फर्स्टली, वो अपने आप में कहीं कितने जमाने से चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेमोरियल। इंग्लिश में उसको एंटीक्यूटी के नाम से जाने। अ कस्टम इज वैलिड, इट मस्ट बी प्रूव टू बी एन इमेमोरियल, इट मस्ट बी एंशिएंट। ओके, सो पहली रिक्वायरमेंट ही ये है, इट हैज टू बी इमेमोरियल। Okay, it has to be immemorial. That is called ancient. Okay. Now the second thing is, किसी भी कस्टम्स को वैलिड के लिए वो एक सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, उसमें कोई वेग, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्टनिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्टनिटी। देन थर्ड थिंग इज, किसी भी कस्टम में एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए सोसाइटी को। वो अनरीजनेबल होगा तो वो जस्टिस इक्विटी को ब्रीच करेगा। तो कोई भी कस्टम रीजनेबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो दैट इज रीजनेबलनेस। ओके, देन कस्टम्स के बारे में बात करूं तो कस्टम्स को वैलिड देने के लिए वो एक कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, काफी सालों से चल रहा है, अनइंटरप्रेटेड होना चाहिए, वो आज भी वैसे ही फॉलो किया जाता है। इसको बोलते हैं कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, ठीक है। तो इट हैज टू बी फॉलोड फॉर सो मेनी इयर्स। फिर उसके साथ कस्टम्स के लिए हमें यह भी ध्यान रखना कि कस्टम्स किसी भी पब्लिक पॉलिसी, किसी भी मोरालिटी, किसी भी स्टैट्यूट को ओवरराइड करता हुआ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट कंफॉर्म विद लॉ, इट मस्ट कंफॉर्म विद पब्लिक मोरालिटी। देयर नीड्स अ कंफॉर्मिटी, okay, conformity with law and public morality. Okay, फिर कस्टम्स के बारे में अनदर थिंग, दैट इज एक यूनानिमिटी चाहिए। दैट इज कस्टम्स जनरली यूज हो रहे थे और काफी हद तक वो यू कैन से एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं थे, ये एक सब जनरली यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किए गए। तो यू नीड यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, लोगों को ये एक साथ वो कस्टम्स पसंद आते हैं, समझ आते हैं। तो दैट इज व्हाट इज नीडेड, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। ओके, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, ठीक है। इसके साथ हमें ये भी देखना है कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हुए कि कस्टम्स अपने आप में पीसेबली इंजॉय होते हैं, विदाउट एनी डिस्प्यूट ऑफ लॉ, विदाउट एनी
problems. So it has to have a peaceable enjoyment. Peaceable enjoyment. ठीक है, तो कस्टम्स अपने आप में पीसेबली इंजॉय होते हैं, लोगों को पसंद आते हैं. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी. एक रेगुलरिटी चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंसी चाहिए. वो आपस में किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट इज नीडेड. देयर नीड्स अ कंसिस्टेंसी. ओके, तो याद रखना, किसी भी कस्टम्स को वैलिड रिकॉग्नाइज करने के लिए वो अपने आप में इमेमोरियल होना चाहिए, उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, उसमें रीजनेबलनेस होनी चाहिए, उसमें कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए. इट हैज़ टू कंफर्म टू द लॉ. उसमें यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियंस चाहिए, उसमें एक पीसेबल एंजॉयमेंट चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए. तो तब जाके कस्टम्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट्स के ऊपर. तो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड नेक्स्ट. Now we are on judicial decisions of president, जो इसका सेकेंड पार्ट बन जाता है. That is judicial decisions or presidents. ठीक है, लेट्स सी. अब ये जनरली प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ. प्रेसिडेंट मीन्स एक पैटर्न जो आप आने वाले फ्यूचर में रेगुलरली फॉलो करते हो. एक कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो अपने आप में कानून बना गया. सो इट इज अ पैटर्न विच इज गाइडिंग अ फ्यूचर. तो हम पहली बात डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज अ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का मतलब हो जाता है दैट इज अ पैटर्न गाइडिंग फ्यूचर कंडक्ट. Pattern guiding future conduct. That's it. So if a pattern is guiding a future conduct, वो अपने आप में प्रेसिडेंट हो जाता है. जुडिशियल फील्ड में क्या होता है, कोई भी जजमेंट, कोई भी लॉ जो कोर्ट्स रेगुलरली फ्यूचर केसेस में फॉलो करते हैं, वो भी एक प्रेसिडेंट हो जाता है. बट याद रखना, डिसीजन जो अपने आप में एक न्यू रूल, एक न्यू प्रिंसिपल सेट करना चाहिए, उसको हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बोलते हैं. तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, वो अपने आप में एक न्यू रूल, एक न्यू प्रिंसिपल सेट करता है. ओके, सेट न्यू रूल और न्यू प्रिंसिपल. सो अपने आप में एक नया रूल, एक नया प्रिंसिपल. एंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. उन्होंने आज तक कोर्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इंजॉय की हुई है. पर्टिकुलरली इंग्लैंड में ये काफ़ी फॉलो किया जाता था और इंडिया ने भी उसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया हुआ है. ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो ये दिखाता है कि कोर्ट एक पर्टिकुलर केस में क्या डिसीजन लेता है, क्या कहना चाहता है, किस तरीके से उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है. क्लियर. ये प्रेसिडेंट अपने आप में जब लगातार कोर्ट के थ्रू फॉलो होते हैं, यहां पे हम डेवलप करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस. यानी ऊपर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने फॉलो किया, हाई कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने फॉलो किया, तो ये कई सालों तक अगर चलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेयर डिसीजेस. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स अपने आप में एक स्टेयर डिसीजेस क्रिएट करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज. डॉक्ट्रिन of diseases. Okay. Now, why president is recognized as judicial हमेशा करेक्ट है, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है जो लिटिगेशंस में काफी हद तक फॉलो की जाती है. लॉ अपने आप में इस तरीके से बनते हैं. एंड रिमेंबर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम्स इक्विटेबल एंड फेयर बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ओके, अब इसमें हमारे कुछ एरियाज आते हैं. ये प्रेसिडेंट्स बनाते कौन है, इसमें से एक एरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हाई कोर्ट्स. ये प्रेसिडेंट्स बनाता कौन है, तो हाई कोर्ट्स अपने लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो. ठीक है, अब हाई कोर्ट में द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंड्स ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. सबको लगेगा. क्लियर. तो इस चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट बाइंड्स
all subordinate courts and tribunals. So the decision binds all subordinate courts and tribunals. कौन से कोर्ट? जो उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं. ओके. अनदर थिंग, एक हाई कोर्ट का डिसीजन क्या दूसरे हाई कोर्ट को लगेगा? वेल, उसका भी रिप्लाई है, द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट ओनली हैज परसुएसिव वैल्यू, एक कन्विंसिंग वैल्यू. आप किसी को परसुएड कर रहे हो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, so it only has a persuasive value in a court, okay, of another jurisdiction of high court. याद रखना, okay, another high court decision has persuasive value. Another high court decision only persuasive. Okay, so the decision of another high court has only got persuasive value. हमें आप वो persuade कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो in the court. It has nothing more than that. Clear? So it has a persuasive value. But if the decision is in conflict with the decision of the high court, that is, अगर मैं बोलता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन हम लोग गुजरात हाई कोर्ट के सामने लेके, और गुजरात हाई कोर्ट इज नॉट कन्विंस्ड विद दैट डिसीजन, if the decision is in conflict with the decision of another high court, okay, then it has no value to that decision. वो फिर acceptable नहीं हो सकता, because आप दो हाई कोर्ट के सामने किसी को भी झुकने को नहीं बोल सकते, दोनों इक्वल लेवल पे हैं. क्लियर? एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिसीजन ऑफ टू इक्वल बेंचेस, मतलब ये भी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच है, दूसरे बेंच में भी है, तो याद रखना जो सबसे लेटेस्ट आएगा वो प्रिवेल करेगा. ओके, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने 2012 में एक जजमेंट दिया था, ठीक है, बहुत पॉपुलर रहा, 10 साल तक चला. अचानक से 2022 में एक और जजमेंट आया, लेटेस्ट जजमेंट आया, दूसरे जज ने दिया. तो इन दैट केस याद रखना जो सबसे लेटेस्ट आया है वो प्रिवेल करेगा. ठीक है, तो इसमें भी याद रखना, दैट इज हाई कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स के केसेस में द लेटेस्ट डिसीजन विल बी फॉलोड. Latest decision ओके. देन हाई कोर्ट के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस होती है, जैसे एक सिंगल जज का बेंच को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट बेंच बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही जज का बेंच है. ओके, तो यहाँ पे सिंगल जज स्मॉलेस्ट बेंच, दैट इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट. देन इसके ऊपर हाई कोर्ट्स में डिविजन जज होते हैं, यानी इसके अंदर दो जजेस बैठ के सुनते हैं, तो डिविजनल बेंच हो जाता है. तो दो जजेस का बेंच को हम लोग डिविजन जज बोलते हैं. तो टू जजेस जो सिंगल जज से ऊपर की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड डिविजन बेंच. ठीक है, और अगर ये बेंच 3 जजेस या इससे ज्यादा का है, उसको फुल बेंच बोलते हैं. और मोर जजेस, फुल बेंच. ठीक है, तो उसको हम लोग फुल बेंच के नाम से जानते हैं. तो डिसीजन ऑफ अ बेंच जो सबसे स्मॉलर होता है उसे डिवीजन और फुल बेंच के जजमेंट्स को माइंड रखता है, मतलब उसे वो फॉलो करना होगा. एक सिंगल जज कभी भी डिवीजन बेंच या फुल बेंच के जजमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकता. क्लियर? सो दे कैन टेक, और अगर आप कभी डिवीजन बेंच के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फुल बेंच के पास भी जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? तो ये हाई कोर्ट के ये जो बेंचेस होते हैं इस तरह से डिवाइड होते हैं. नाउ दूसरी चीज, हाई कोर्ट्स दूसरे कोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है. देखो, एक हाई कोर्ट का डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर हाई कोर्ट्स, वो परसुएसिव वैल्यू है, ये भी आपने समझा. ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स के जो ऊपर की तरफ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स. तो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड नाउ सुप्रीम कोर्ट्स.
सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के ऊपर प्रिवेल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स इज द हाईएस्ट कोर्ट्स। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो। तो ये सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट होता है। ओके, so that is the highest court. Okay, highest court and decision bind all courts and tribunals. Decision binds all courts and tribunal. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। इसके डिसीजन सारे कोर्ट सारे ट्रिब्यूनल्स को इक्वली लगते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये बात आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है कि द लॉ विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट कहां पे आता है, याद रखना, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 141 ऑफ Constitution of India. Okay, so Article 141 of Constitution of India इसको क्लियर करता है। Law which is declared includes everything, वो सब चीजें बाइंड करता है। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहा गया हर स्टेटमेंट अपने अपने बाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल कोर्ट्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट से बाइंडेड नहीं रहता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट से बाइंडेड नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट से बाइंडेड नहीं रहता। तो ये भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज SC इज नॉट बाउंड बाय ओन डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस अपने तरीकों से ले सकता है। क्लियर, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीकों से डिसीजंस लेता है, अपने तरीकों से प्रैक्टिसेस करता है, वो अपने डिसीजंस के अंदर नहीं आता है। क्लियर, ताकि सुप्रीम कोर्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ चेंज कर सके। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डीमोनेटाइजेशन के ऊपर भी आया था, वो भी आपको दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपने डिसीजंस लेता है। क्लियर, बट अगर पुराने डिसीजंस में गलती हुई है, डिट्रीमेंटल है पब्लिक वेलफेयर को, तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अभी सारे जजमेंट्स, सारे जुडिशियल डिसीजंस में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल के आती है। दैट इज कॉल्ड काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स के क्या नेचर है और किस तरीके से, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। नाउ वी आर लुकिंग एट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट्स किस तरीके से होते हैं? एक प्रेसिडेंट ऐसा होता है जहां पे एक जज का जजमेंट अपने आप में एक डिक्लेरेशन, एक तरह का लॉ बन जाता है, और वो एक रूल के बारे में बात करता है। जबकि एक प्रेसिडेंट ऐसा होता है जहां से एक नया रूल की शुरुआत होती है, एक फ्रेश लॉ की शुरुआत होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ठीक है, तो डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स है क्या? वेल, इट्स यू कैन से डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है इट इज मेयर एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जहां पे एग्जिस्टिंग लॉ इज मेड एप्लीकेबल, लॉ इज मेड एप्लीकेबल। ओके, तो वो एक तरह का डिक्लेरेशन है। जबकि ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब होता है ये एक नया रूल ऑफ लॉ क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएट्स न्यू रूल ऑफ लॉ, न्यू। तो वो अपने आप में एक नया रूल ऑफ लॉ क्रिएट करता है, एक नई शुरुआत क्रिएट करता है।
डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स दैट इज रूल इज अप्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग लॉ, वो अपने आप में चलता है, लेकिन ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स अपने आप में एक फ्यूचर लॉ को क्रिएट करता है। क्लियर? और एडवांस कंट्रीज में डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स बहुत सारे हैं, और हर, जैसे इंडिया में बहुत सारे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स हैं, ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स अपने नंबर में हमेशा कम होते हैं, बिकॉज ये नया लॉ चालू करना इतना आसान नहीं होता, तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स अपने आप में कम होते हैं। पर ये कंट्री टू कंट्री डिफर भी करता है। कुछ कंट्रीज में ऐसे प्रेसिडेंट्स भी आए हैं जो अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक लॉ लेके आए हैं, क्योंकि सिचुएशंस भी वैसे बनते गए थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नेचर ऑफ प्रेसिडेंट्स पे। उसको हम लोग बोलते हैं जब एक कोर्ट की तरफ, दैट इज क्या होता है कि जब जज अपने बातों से, दैट इज जज के जजमेंट्स उनकी बातों को, दैट इज आई कैन नॉट से हाई कोर्ट इज बाइंडेड बाय इट्स ओन जजमेंट, आप अपनी बातों से बाइंडेड नहीं होते। तो इन दैट केस आपको उस जजमेंट को सामने रख के सामने वाले को एक रिक्वेस्ट, एक परसुएशन करना होता है, उसको बोलते हैं परसुएसिव जजमेंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। President. So persuasive president क्या है? It is one where the judges are not obliged to follow something, okay, and they can attach a great weight to what they deserve. Persuasive president क्या होता है? Persuasive करने का मतलब, जैसे कभी कभी आपको अपनी मम्मी को आप मनाने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज के लिए, या दोस्त को मनाने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज के लिए, पर वो मानने को रेडी नहीं, तो आप उसको परसुएट करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एक तरह से आप उसको अपील करते हो कि समझने की कोशिश कर। तो ये जो समझाने की कोशिश है वो परसुएशन है। याद रखना, परसुएसिव प्रेसिडेंट कोई लीगल सोर्स ऑफ लॉ में नहीं आता, बट ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ है कि एक जजमेंट जो डिसाइड हो चुका है और हाईकोर्ट के सामने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हाईकोर्ट का जजमेंट दूसरे हाईकोर्ट के लिए परसुएसिव वैल्यू ही रखता है। कई बार हम इंटरनेशनल जजमेंट्स भी यूज करते हैं फॉर परसुएशंस, ओके, वो भी चलते हैं। एक और तरीका होता है प्रेसिडेंट का, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स है क्या? अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच जजेस मस्ट फॉलो वेदर दे अप्रूव और नॉट। तो लोअर कोर्ट्स को ऊपर के कोर्ट्स का जजमेंट फॉलो करना होता है। कई बार आपने बचपन में भी देखा होगा, पापा या मम्मी किसी ने कुछ कह दिया और हमें बस फॉलो करना ही होगा, अपने पास चॉइस नहीं होती। हमारा ओपिनियन उस टाइम पे काम नहीं करता, बिकॉज दे आर द वन हु नोज रेलिवेंटली व्हाट हैज टू बी डन इन दैट सिचुएशन। तो ये एक बाइंडिंग फोर्स हो जाता है, एक एब्सोल्यूट फोर्स हो जाता है, और इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर थिंग्स। ओके, ये डिसीजन क्लेम करता है कि इस तरीके का ओबीडियंस चाहिए, लीगल ओबीडियंस चाहिए, और लोअर कोर्ट्स को ये फॉलो करना होगा। अगर लोअर कोर्ट को ये लगता है कि गलत है, तो दे कैन मेक अ रेफरेंस टू द हायर कोर्ट, बट इस तरीके का प्रेसिडेंट अपने आप में अथॉरिटेटिव रखता है। ये परसुएसिव वैल्यू की तरह नहीं है, ये अपने आप में एक लीगल फोर्स रखता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव। लेकिन कभी कभी ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो हमें पूरी तरह फॉलो नहीं करने होते, ओके, थोड़ा बहुत। ओके, तो आपने ये भी अपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने मम्मी पापा के साथ, दैट इज कभी उन्होंने कुछ कहा, आपने पूरा नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत करके भी फॉलो कर दिया, तो भी मतलब बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर किया, ठीक है, एक एक ग्रुप देख के भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, तो थोड़ा बहुत, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। That is called conditionally authoritative. Authoritative precedence. सो कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स क्या है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव वन जो ऑर्डिनरली बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं कोर्ट्स पे, दे आर लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड ओनली इन सर्टेन गिवन सर्कमस्टांसेस। ओके, और ये एक डिसीजन है कोर्ट का जो जब तक कोई कॉन्ट्ररी लॉ या कॉन्ट्ररी फैक्ट सामने नहीं आए तब तक फॉलो किया जाता है। इंडिया में ऐसे कई जजमेंट्स हाई कोर्ट्स के आते हैं जो कंडीशनली अथॉरिटेटिव होते हैं।
और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे उसी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, बराबर। अब ये सारे प्रेसिडेंट्स के अंदर जो हमें फॉलो करने रहते हैं उसमें से कुछ बातें और बाहर निकल के आती हैं। क्या? एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस, दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। ऑफ स्टेयर डिसीजेस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस मतलब टॉप पे आपको सुप्रीम कोर्ट दिखेगा, टॉप पे आपको सुप्रीम कोर्ट दिखता है, then you have the high courts, then you have the high courts, and then you have other courts and tribunal. ओके, सो इस तरीके से स्टेयर डिसीजेस बन जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस है क्या? दैट इज एन अधरेंस टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल विच इज एस्टैब्लिश्ड। क्या बोला? अधरेंस टू द डिसीजन, डू नॉट अनसेटल विच इज एस्टैब्लिश्ड। लिख भी देता हूं, दैट इज इट इज एन adherence to decision and don't unsettle the established. ओके, सो आप जो बाइंडिंग इफेक्ट लेते हो, जो डिसीजंस को आपको फॉलो करना रहेगा, वो अपने आप में एक अधरेंस टू द डिसीजन है, आपको इसे फॉलो करना रहता है। यू डोंट हैव टू अनसेटल द डिसीजंस जो अपने आप में एस्टैब्लिश हो चुके। इट इज अ वेरी यूजफुल डॉक्ट्रिन टू ब्रिंग इनटू सर्टेनिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करते रहोगे तो याद रखना हर जगह पे लॉ एक जैसा दिखेगा। नहीं तो क्या, हर कोर्ट का अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना जजमेंट, हर स्टेट में अपना जजमेंट, तो वी विल नॉट हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये है कि दिस ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। ओके, यस, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। ये अपने आप में स्टेयर डिसीजेस का रूल बन जाता है। इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ बाइंडिंग इफेक्ट्स ऑन द कोर्ट। ओके, सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ये प्रिंसिपल्स है, दैट मीन्स यू कैन से लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। सारे केसेस अपने आप में एक तरह का लाइकनेस रखते हैं, सेम नहीं हो सकते बिकॉज फैक्ट्स अलग होते, बट एक सिमिलैरिटी रखते हैं। एंड दिस रूल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, ताकि पब्लिक को ऐसा ना हो कि इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, उसने वो बोला था, तो मैं कौन सा रूल फॉलो करूं। एंड दिस डॉक्ट्रिन विल नॉट बी रिगार्डेड एज एनी काइंड ऑफ रिजिड, बिकॉज सूटेबल टाइम के हिसाब से आप उसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस डॉक्ट्रिन से कुछ और बातें निकल के आती है। जब एक जुडिशियल डिसीजन आता है और वो एक अथॉरिटेटिव पार्ट को जब बोलता है, वो बोल दिया, वो बोल दिया, अथॉरिटेटिव पार्ट, उसको अथॉरिटेटिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेशियो डिसिडेंटी। ओके, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये क्या 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 टर्म्स है। वेल, अगर आप कंप्यूटर सीखो तो उसकी भी अपनी लैंग्वेज है, लॉ सीखो तो उसमें भी अपनी एक लैंग्वेज आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो डिसिडेंटी। ओके, रेशियो डिसिडेंटी, ठीक है। अब ये रेशियो डिसिडेंटी है क्या? रेशियो डिसिडेंटी का मतलब होता है ये एक प्रपोजिशन ऑफ लॉ है जो डिसीजंस ले लिए हैं कोर्ट के, एंड जो पूरे जजमेंट से हम बाहर निकाल देते हैं डिसीजंस का पार्ट, उसे हम रेशियो बोलते हैं। देखो, एक जजमेंट में कई सारी बातें आती हैं, जज के अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अ, जो प्लेंटिफ है, प्रोसिक्यूशंस वाले, उनका स्टेटमेंट होता है, जो हमारे दूसरी तरफ है डिफेंस है, उनका स्टेटमेंट होता है। इन सब की चीज़ों को कलेक्ट करके एक जजमेंट बनता है, एक डिक्री बनती है, एक फाइनल डिसीजन बनता है, अवार्ड बनता है। लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लीगल पॉइंट है, वो अपने आप में रेशियो डिसिडेंडी हो जाता है। दैट इज द अथॉरिटेटिव पार्ट। कौन जीता, कौन हारा और क्यों हुआ,
So it is the authority of a decision as a president. Okay, लिख देता हूँ, याद रखना, it is the authority of a decision as a president. Of decision president. ठीक है, so it is the authority of a decision as a president, जिसको रेशियो डिसिडेंटी कहते हैं. दैट इज एक प्रोफेसर हुआ करते थे, गुडहार्ट. उन्होंने कहा था कि रेशियो डिसिडेंटी इज नथिंग मोर देन द डिसीजन विच इज बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस. तो केस टू केस ये रेशियोज भी डिफर करते हैं, केस टू केस उसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफर करती है, पर रेशियो डिसिडेंटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में आता है. क्लियर. नाउ वेदर एक इश्यू में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, किस तरीके से लगेगा, कौन से मटेरियल फैक्ट्स हैं, क्या वो फैक्ट्स मटेरियल है या मटेरियल है, ये सब बातें रेशियो डिसिडेंडी में क्लियर हो जाती है. रेशियो डिसिडेंडी एक बाइंडिंग इफेक्ट देता है. ये जज ने कहा और वैसा वाला नहीं है, ये एक लॉ के बेसिस पे है. तो फिर सर जज ने जो इतने सारी चीजें कही वो क्या है एग्जैक्टली? जब हम बहुत सारी चीजें कहते हैं लेकिन मतलब सिर्फ एक निकालना है या दो निकालना है एक तो मैक्स, तो इन दैट केस जो मुद्दे की बात है वो रेशियो डिसिडेंडी हो गया, और बाकी सारी बातों को लॉ में हम लोग ऑबिटर डिक्टा करके बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर डिक्टा है क्या? ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है सेड बाय द वे, जैसे मैंने कहा था. यस, द वर्ड जैसे मैंने कहा था इसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा. सो द एक्सप्रेशन इज यूज टू डिनोट अ जुडिशियल अट्रेंसेस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग द जजमेंट. मतलब कहने की बात यह है कि जब जज अपना जजमेंट देता है तो कई सारी चीजें वो अपनी तरफ से बताता है कि जो उसने इस केस में समझी, वो जो उसने समझा और वो जजमेंट में लिखा, वो अपने आप में ऑबिटर डिक्टा है. ये कोई स्ट्रिक्टली बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता. ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर नेचर में होते हैं, ये परसुएसिव वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो ऑबिटर डिक्टा. हाँ, रेशियो डिसिडेंडी प्रेसिडेंट्स क्रिएट कर देता है. ऑबिटर डिक्टा भी डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर, दैट इज कितना मुद्दे की बात थी और कितनी जनरलाइज स्टेटमेंट भी थी. कुछ ऑबिटर डिक्टा ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्ग्यू करके बाहर निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप में समझना बहुत जनरल स्टेटमेंट होता है तो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती. क्लियर. और लॉयर्स को ये एबिलिटी समझ में आनी चाहिए कि एक कैजुअल ओपिनियन जज का क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ अ जज जो अपने आप में वैल्यू रखता है वो क्या है. ओके, क्लियर. एंड डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस इस चीज को ट्रीट करते हैं. ऑबिटर डिक्टा जनरली प्रेसिडेंट्स के पास में कम यूज किया जाता है. ठीक है. अभी तीसरा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट जो यहाँ पे यूज किया जाता है, अच्छा बाय द वे ऑबिटर डिक्टा के मतलब हम लोग सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, जनरल दैट इज स्टेटमेंट मेड व्हाइल डिलीवरिंग जजमेंट. स्टेटमेंट मेड व्हाइल तो वो अपने आप में ऑबिटर डिक्टा हो गया. अभी तीसरा कंटेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन. थर्ड वन इज स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन. सो इसमें क्या याद रखिएगा, लेजिस्लेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, वो लॉ को स्टार्ट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लेजिस्लेशन एक रिटन लॉ है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, जिसको हम लोग लैटिन में जस्ट स्क्रिप्टम बोलते हैं. ओके, रिटन लॉ. अनरिटन लॉ को जस्ट नॉन स्क्रिप्टम करके बोलते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट में कुछ लिखी नहीं गई है. तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है. लॉ अपने आप में एक सुप्रीम लेजिस्लेशन, हमारा सेंट्रल लॉ अपने आप में एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है. ठीक है. और स्टेट्स के भी लॉ बनते हैं तो वो अपने आप में एक सबऑर्डिनेट. तो दो तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. ठीक है. अब सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है?
जो एक सोवरेन पावर, एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करके बनाता है, उसको हम लोग सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुप्रीम लेजिस्लेशन. ओके, सुप्रीम लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है दैट इज वेयर द इट कम्स फ्रॉम द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट. comes from ठीक है. सो स्टेट के सोवरेन पावर से ये बाहर निकल के आता है, ये अपने आप में एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है. हम इसको ओवरराइट नहीं करते, ये एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बनाता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. ठीक है. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? वेल, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बनाती. It can be a CBDT, it can be Ministry of Corporate Affairs, it can be any authority जिसको पार्लियामेंट ने डेलीगेशंस दिया हो, it can be councils of GSTs. तो यहाँ पे तो it comes from the authority other than sovereign power. Comes from authority other than sovereign. Okay? So it comes from the authority other than sovereign power. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी सुपीरियर अथॉरिटी क्या है. अब पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ पे सुप्रीम लेजिस्लेशन बनाने का काम करता है. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जुडिशरी भी हो सकती है और कोर्ट्स भी होते हैं जो अपने आप में एक तरह से लेजिस्लेशन बनाने का काम, मतलब आइडियली वो लेजिस्लेशन को टेक केयर करते हैं. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो लेजिस्लेशन को हमारे यहाँ पे फॉलो करवाने का काम करते हैं. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम जो होता है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से आता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से बाहर निकलता है. म्युनिसिपल बॉडीज हैं, सीबीडीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जीएसटी काउंसिल्स हैं और बहुत से सारे एरियाज हैं जहां से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आता है. क्लियर? कई बार स्टेट्स वाले ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज बनाते हैं. आप में से शायद कई भी ऑटोनोमस कॉलेजेस में भी पढ़ रहे होंगे, तो वो भी अपने आप में एक लेजिस्लेशन जो कॉलेज रूल्स अपने लिए बनाता है, वो भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम करता है. तो रूल मेकिंग पावर जो है दैट इज असल में एक लॉ जब पार्लियामेंट बनाता है, एक स्टिपुलेटेड पीरियड में बनाता है, वो एक सुप्रीम लेजिस्लेशन का काम करता है. ठीक है. जज उस लॉ को देखता है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं. अगर उसमें कुछ कमी है तो जज उसको ठीक तरीके से इंटरप्रिटेशन देता है और एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है. इस तरीके से हमारे स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन भी लॉ बनाने का काम करते हैं. अब आते हैं लास्ट वाले पे, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, पर्सनल लॉ. पर्सनल. ठीक है. मैंने इसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आता पर्सनल लॉ क्या होता है. पर्सनल लॉ का मतलब सिंपली इतना ही होता है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कस्टम्स को आप फॉलो करते हो तो वो आपका पर्सनल लॉ है. आप हिंदू हो, आप मोहम्मदन हो, आप सिख हो, आप पारसी हो, आप क्रिश्चियन हो, जो भी आप पर्टिकुलर पर्सन्स को फॉलो, रिलीजन को फॉलो करते हो, या अपने पर्सनल, या कुछ लोग एथिस्ट भी है जो भगवान में ही नहीं मानते, तो वो भी अपने अपने लॉ फॉलो करते. अब हिंदूज के हिसाब से उनके 4 वेदास जो श्रुति इसमें कवर होते हैं. यस, हिंदू की स्मृतिज जो ऋषि मुनियों के ज्ञान थे वो भी अपने आप में पर्सनल लॉ में कवर हो जाते हैं. यहाँ तक कि होली कुरान फ्रॉम द मोहम्मदीन वो भी अपने आप में एक पर्सनल लॉज में कवर हो जाते हैं. तो ये जो पर्सनल लॉज है ये एक पर्टिकुलर पर्सनल एजेंडा में है, एक पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से. इसके अंदर जनरली कोर्ट या लॉ इंटरफेयर नहीं करता. आप अपने हिसाब से आपके जो रिलीजियस राइट्स हैं वो कंप्लीट करो, ठीक है, लेकिन जब तक ये लॉ ऑफ द लैंड को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए. ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना जब आप सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ को पढ़ रहे हो. ठीक है. सो होप आपको ये पूरी बातें समझ में आई कि कौन कौन से लॉज है. ठीक है. हाँ, चलो पर्सनल लॉ के बारे में
थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं कि सर समरी में आप बता दीजिए, तो ठीक है। पर्सनल लॉज आर लॉज इन रिलेशन टू पार्टीज, ओके, एंड इट इज नॉट इश्यूड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, सो दीज आर लॉज इन relation to persons not issued by क्या। पर्सनल लॉ है क्या? पर्सनल लॉज आर लॉज इन रिलेशन टू द पर्सन्स, और ये कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वगैरह इशू नहीं करती। तो होप यू गॉट इट क्लियर। So good to see that you all have come today and इस टॉपिक को क्लियरली आपने समझ लिया। ओके, चलो बाय।